हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ कुछ और बेहद ही खौफनाक कहानियाँ लेकर। अगर आप चाहते हो कि आपकी कहानी मैं अपने चैनल पर सुनाऊँ तो आप उसे भेज सकते हो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी पहली कहानी की ओर। यह घटना आज से लगभग 20 साल पहले की है, जो कि मेरे एक दोस्त के साथ घटी थी जिसका नाम था मुरुगन। वो चिदम्बरम की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है आज के टाइम में, बट जिस समय की ये घटना है उस टाइम पर वो पीआरटीसी में जॉब करता था। काम की वजह से उसे पुडुचेरी और तमिलनाडु दोनों ही जगहों में अक्सर ट्रैवल करना पड़ता था। कई बार वो ऐसी ही कंबाइंड ट्रिप्स में जाता था क्योंकि उसे एक एक बार करके जाना पसंद नहीं था और उसे ऐसा भी लगता था कि हर जगह पर एक ही बार में जाने में समय भी कम लगता है। तो ऐसे ही एक ट्रिप के दौरान उसने मुझे बताया कि वो इरोड जाने वाला है। उस टाइम पर मुझे भी कुछ काम से इरोड जाना था, तो मैंने कहा कि ठीक है, एक बार हमारी मुलाकात भी हो जाएगी इसी बहाने। उसने मुझे बताया कि वो शाम तक वहाँ पर पहुँच जाएगा और वहाँ पर एक होटल में रहेगा जिसका नाम मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। मंडे की शाम को वो वहाँ पर पहुँचने वाला था और मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं ट्यूसडे मॉर्निंग में वहाँ पर आ जाऊँगा। उसके बाद शाम तक हम दोनों साथ रहते और शाम के बाद मैं अपने काम से वापस निकल जाता। ट्यूसडे को सुबह जल्दी ही मैं वहाँ पर पहुँच गया था, लगभग सुबह के 6:15 बजे। बट जैसे ही मैं होटल के अंदर गया, रिसेप्शन के पास जाते ही मुझे थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि रिसेप्शन के सामने जो एक सोफ़ा लग रहा था, मुरुगन मुझे वहीं पर सोता हुआ दिखाई दिया। मैं उसके पास गया और मैंने उसे उठाकर पूछा, क्या हुआ भाई, यहाँ कैसे सोया पड़ा है तू? तब उसने मुझे बताया कि वो बीती रात आने में देर हो गया था और लगभग सुबह के 12:30 बजे वो यहाँ पर आया था। उसने बताया जब वो चेकिंग करने के लिए आया तो उसे पता लगा कि वहाँ पर रूम्स अवेलेबल नहीं हैं, बट क्योंकि वो इस होटल का रेगुलर कस्टमर था तो रिसेप्शन वाले ने उसे एक बात कही कि वो उसे वहाँ पर एक डबल रूम खाली है, वो उसी में उसको रूम अलॉट कर देगा, बट चार्जेस सिंगल रूम के हिसाब से ही लेगा क्योंकि वो वैसे भी सुबह जाने वाला था। मुरुगन को ये ऑफ़र पसंद आया और उसने हाँ बोल दिया। इसके बाद चेक इन के बाद वो अपने रूम में पहुंचा। उसने बताया रूम में जाने के थोड़ी देर बाद वो शावर लेने के लिए बाथरूम में गया। उस टाइम पर जब वो शावर ले रहा था तो उसे अचानक से कहीं से 3-4 लोगों के आपस में बात करने की आवाज़ आने लगी और ये आवाज़ बिल्कुल ऐसे आ रही थी कि ये सारे लोग उसके कहीं आसपास से ही बात कर रहे हैं। वो सीधा शावर से बाहर निकला और अपने रूम में आकर इधर उधर देखने लगा, बट उसे कहीं कुछ नहीं दिखा। बट उसे इस टाइम पर एक फीलिंग आ रही थी, ऐसी कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। उसने बताया उसने इवन बाहर का दरवाज़ा खोल के हॉलवे में चेक करा, बट वहाँ पर भी कोई भी नहीं था। इसके बाद आधे मन से ही उसने अपना शावर पूरा करा और बाद में बेड पर आकर लेट गया। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई थी, बट उसकी आंख एक बुरे सपने के बाद तुरंत खुल गई। अब वो बेड पर लेटा हुआ था बट उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे दोबारा कई सारी आवाज़ें आने लगी, ऐसी ही कि कई सारे लोग आपस में बात कर रहे हों या बात कम आपस में बहस ज़्यादा कर रहे हों। इसके बाद एक और आवाज़ आने लगी, किसी के रोने की आवाज़। बट अब काफ़ी देर तक कंटिन्यू जागने की वजह से उसे नींद आने लगी और उसकी धीरे धीरे आंख लग गई। बट तभी एकदम से उसे ऐसा फील हुआ कि कोई उसकी छाती के ऊपर बैठा हुआ है और उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी। अगले कुछ मिनट तक वो उसी तरह बेड पर पड़ा रहा। वो उठने की भी कोशिश कर रहा था बट उठ नहीं पा रहा था। फाइनली जब उसकी बॉडी मूव हुई तो वो सीधा उठकर बाहर हॉल में आया और इधर उधर देखने लगा जैसे कोई उसे भागता हुआ दिख जाएगा वहाँ पर, बट उसे कोई नहीं दिखा। परेशान होकर अब वो दोबारा बेड पर आकर लेट गया। पर इस बार बेड पर लेटते ही तुरंत से उसे ऐसा लगने लगा कि 2-3 लोग जो कि भारी भरकम हो वो उसके ऊपर आकर लेट गए हो और वो उनके नीचे दब रहा हो
उसने बताया कि वो पूरी तरह से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, बट उसके गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। कुछ देर तक ऐसे ही चलने के बाद फाइनली जब इस बार वो उठा तो सीधा भागते हुए रिसेप्शन के पास गया। वो बंदा जिसने उसको वो रूम दिया था वो तो उस टाइम पर वहाँ पे मौजूद नहीं था, बट वहाँ पर तब रूम बॉय अवेलेबल था। उसने मुरुगन से पूछा कि आखिर क्या बात है और वो वहाँ पर किस लिए आए हैं। तब मुरुगन ने उसे सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद उस रूम बॉय ने उसे इतना बोला, क्या आप आज की रात सामने जो सोफ़ा है यहाँ पर सोकर बिता सकते हैं। मुरुगन ने बात को मान तो लिया, बट उसने पूछा कि आखिर चक्कर क्या है वहाँ पर। तब उसने बताया कि 2-3 महीने पहले की बात है। वहाँ पर एक फैमिली रुकी थी जिसमें 6 लोग थे। देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि वो सभी लोग वहाँ पर पिकनिक के लिए आए हैं, बट उसी रात को उन 6 के 6 लोगों ने जहर पीकर सुसाइड कर लिया, जो कि एक मास सुसाइड था। उस टाइम के बाद से वो आसपास के 2 डबल रूम थे जिन्हें मैनेजमेंट ने अलॉट करना बंद कर दिया, बट क्योंकि आज रात को कोई भी रूम खाली नहीं था तो जो यहाँ पर इंचार्ज था उसने वो वाला रूम आपको दे दिया। शायद उसने सोचा होगा कि ये परेशानी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट ये वाकई में यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। इवन सुबह भी मेरे साथ भी मुरुगन उस रूम में जाने से डर रहा था अपना सामान लेने के लिए। उसके साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका था जो कि लाइफ टाइम के लिए उसके साथ रहने वाला था। लगभग 2 साल पहले जब मैं वापस उस तरफ गया था तो मैंने देखा कि वो होटल अब भी वहाँ पर है। मैं वहाँ पर गया और मैंने ऐसे ही वहाँ पर उस रूम के बारे में पूछा तो मुझे पता लगा कि वो आज तक भी उस रूम को किसी को दोबारा अलॉट नहीं करते हैं, क्योंकि अब वहाँ पर आवाज़ें और इवन फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ टाइम के बाद होटल मैनेजमेंट का प्लान था कि वो उस जगह को दीवार बनाकर पूरी तरह से सील कर देंगे। वैसे तो कालगढ़ का किला राजा और महाराजा के अहम पुराने किले जैसा ही था, पर रात की काली घटा छाते ही वो किला मानो जीवित हो उठता था। वैसे तो किला गांव से दूर वीराने में था, पर जब रात में किले की शांति भंग होती थी तो 1 किलोमीटर दूर के गांव में भी आवाज़ सुनाई देती थी। पास के गांव में रहने वाले लोग बताते हैं कि रात में उस किले से दिल दहला देने वाली रोने की आवाज़ आती है, और कुछ लोग तो उस किले से झांकती कई औरतों को देखने का भी दावा करते हैं और कहते हैं कि अमावस्या की रात तो किले से मुर्दों के चिल्लाने और औरतों के बचाव की आवाज़ सुनाई देती है, और फिर दिल दहला देने वाली चीख। इन सभी चीज़ों से लोगों के शरीर में सिरहन पैदा हो जाती है। लोगों के दिल में बस ये डर का इस बात से पता चल जाता है, क्योंकि शाम होने के बाद कोई उस किले की तरफ से छोड़िए उस रास्ते की तरफ भी नहीं देखता जहाँ वो किला है। कई तांत्रिक, पुजारी और मौलवी भी उस किले में गए, पर किले से निकलने के बाद उन सभी ने गांव छोड़ दिया। गांव के वृद्ध लोग बताते हैं कि इस किले में एक ज़मींदार रहा करता था। ज़मींदार ने अपने पुत्र के लिए कई शादियां करी, पर तब भी उसे पुत्र नहीं हुआ। ज़मींदार क्रोध से पागल हो गया था और उसने सभी पत्नियों को कोड़े मारकर मृत्यु देने की सज़ा दी। उसकी पत्नियों ने तब ज़मींदार को श्राप दिया कि ये किला कभी फल फूल नहीं सकेगा और हमारी तरह तू भी इस किले में हमेशा के लिए भटकता रहेगा। ये सारी घटना जब हुई वो रात अमावस्या की थी। गांव का कोई व्यक्ति मदद की आवाज़ सुनने के बाद भी औरतों को बचाने के लिए नहीं गया। इसीलिए गांव वाले अब भी उस किले से आती दर्दनाक चीख को सुनने की सज़ा भुगत रहे हैं। सरकार की तरफ से जब किलों की सुरक्षा और रखरखाव का कार्यक्रम चलाया जा रहा था तो कुछ सरकारी लोग उस किले को देखने आए थे। किले के अंदर कई झाड़ियाँ उगी हुई थी और मकड़ी के जाले चारों तरफ फैले हुए थे। सरकारी लोगों ने मजदूरों को साफ सफाई करने का निर्देश दिया और चले गए। दूसरे दिन जब वो लोग वापस आए तो किले के अंदर कोई साफ सफाई नहीं हुई थी, पर मजदूरों के शव ज़रूर पड़े थे। उनके शव इतने विकृत थे जैसे कि किसी पैरालौकिक शक्ति ने ऐसा करा हो। कई बार फिर से किले की साफ सफाई का काम शुरू हुआ, पर हर बार कोई न कोई व्यवधान हो जाता और यह कार्य बीच में ही छोड़ दिया जाता।
सरकार की तरफ से किले के बाहर एक सूचना पट लगा दिया गया, जिस पर लोगों को किले के अंदर जाने से मना करा गया था। धीरे धीरे उस किले की दीवारों पर बाहर से भी झाड़ियाँ उग जाती हैं। मानस एक व्यापारी था जो सोने की बनी चीज़ें खरीदने और बेचने का काम करता था, पर उसका छुपा हुआ काम था पुरानी कलाकृति और सोने के सामान को विदेशों में बेचना। मानस पुराने कलाकृतियों की खोज में कई किले और खंडहर में जाता था, ऐसी जगहों पर जहां पर सरकार कोई खास ध्यान नहीं देती थी, और वहां पर मौजूद सामान को चुरा लेता था। देश की अमानत विदेशों में बेचकर मानस ने बहुत पैसा कमाया था। मानस के कुछ दोस्त भी थे जो इस काम में उसकी मदद करते थे और अपना हिस्सा लेते थे। मानस से फिर से पुरानी कलाकृति की मांग करी गई और इस बार उसे और भी ज़्यादा पैसे मिलने वाले थे। वो अब नई जगह की तलाश में लगा हुआ था, कोई ऐसा पुराना खंडहर या किला जहाँ पर सरकार ध्यान ना देती हो। लैपटॉप में खोजते वक्त मानस को कालगढ़ के किले के बारे में जानकारी मिली तो उसके चेहरे पर मुस्कान तैरने लगी। मानस ने सारे दोस्तों को बुलाया और अपनी योजना उन्हें बताई। पहले तो सारे दोस्त उस किले के पीछे की कहानी पढ़कर डर गए और कहा कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सरकार खुद भी वहाँ जाने से मना करती है। मानस ने कहा कि अगर सरकार को कोई कीमती चीज़ छुपानी होती है तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, लोगों के मन में डर बिठा देते हैं। हम कई लोग हैं तो डर कैसा। सबने कालगढ़ जाने का दिन तय करा और सबने टिकट करवाई। मानस अपने दोस्त विक्की, प्रतीक, विमल और रौनक के साथ कालगढ़ के लिए ट्रेन से निकल गया। सभी सुबह के समय कालगढ़ पहुँचे। काफ़ी खोजने के बाद उन्हें एक छोटा सा होटल मिला। मानस ने सभी दोस्तों से नहाने और खाकर होटल से बाहर आने को कहा। मानस ने कहा कि अभी हम बाहर से किले को देखकर आएंगे और फिर योजना बनाएंगे। सभी दोस्त किले की ओर गए और उसका मुआयना करने लगे। गांव के लोगों से बात करने पर कई कहानियां भी सुनने को मिली। मानस अब निश्चित था कि कोई रात में किले के पास नहीं आएगा तो हमारा काम आराम से हो सकेगा। मानस सभी दोस्तों के साथ वापस होटल आया और सबको सो जाने को कहा ताकि हम लोग रात में जग कर काम कर सकें। वो रात भी अमावस्या की थी। सारे दोस्तों ने अपने खुदाई करने वाले यंत्र और ज़मीन में दबी खजाना खोजने वाली मशीन को साथ में लिया और अब किले की ओर चल दिए। होटल के दरवाजे पर बैठे आदमी ने उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो मानस ने कोई बहाना बनाकर बात को टाल दिया। रात के 11 बज रहे थे। मानस ने किले का दरवाज़ा खोला और सभी लोग अंदर गए। पूरा किला सड़ चुकी लाश की बदबू से भरा हुआ था। सारे दोस्तों ने मास्क लगाया और सिर पर लगे हेलमेट से बंधे टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ने लगे। मानस ने सबको अलग अलग होकर खजाना खोजने के लिए कहा। मानस ने सबको ये भी बोला कि अगर किसी को कोई मुसीबत दिखती है या कोई खजाना मिलता है तो तुरंत वायरलेस पर एक दूसरे को संदेश देना। सभी लोग अलग अलग दिशा में चल दिए। विक्की आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी उसे एक बड़ा सा कमरा दिखा और विक्की वहाँ पर घुस गया। कमरे में उसे कई सारे सोने चांदी के बर्तन दिखे। विक्की सभी बर्तनों पर हाथ फेरकर देखने लगा। चारों तरफ सोने चांदी के सामान देखकर वो अपनी सुध खो चुका था और तभी उसे लगा कि उसने कुछ अजीब चीज़ पकड़ ली है। विक्की ने जब रोशनी में देखा तो उसके हाथ में औरत का एक कटा हुआ सर था और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो सर उसे ही घूर रहा था। विक्की जैसे ही चिल्लाना चाहता था तभी वो सर उछलता है और अपना मुंह और बड़ा करके विक्की के सर को एक झटके में काट के निगल लेता है। मानस विक्की को वायरलेस पर आवाज़ लगाता है बट कोई आंसर नहीं आता। तभी मानस को धीरे से वायरलेस पर आवाज़ सुनाई देती है, मैं ठीक हूँ। विमल आगे बढ़ रहा था और सोच रहा था कि मेहनत हम भी करते हैं पर माला माल मानस हो जाता है। इस बार जो भी मिलेगा उसमें से कुछ सामान मैं छुपा लूँगा। विमल अभी अपनी इसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसे आगे से विक्की आता दिखाई देता है। विक्की ने कहा कि मेरे साथ आओ, मैं कुछ दिखाता हूँ। विमल सोने के लालच में इतना अंधा हो गया कि उसे विक्की के गले के चारों ओर का निशान दिखा ही नहीं।
विमल विक्की के साथ एक कमरे में पहुंचा तो वहां बड़े बड़े सोने के घड़ों में सोने के सिक्के दिखे। विमल मुड़कर विक्की को कुछ कहने ही वाला था तो उसने देखा कि विक्की का सर तो ज़मीन पर गिरा हुआ है और उसका धड़ छत से चिपका हुआ है। विमल तो मानो जैसे भूत बन गया था। विक्की का धड़ विमल पे कूदा और विमल की सांसें उसके शरीर से जुदा हो गई। मानस ने विमल को वायरलेस पर आवाज़ दी तो विमल और विक्की की मिली जुली आवाज़ आई कि वो दोनों ठीक हैं। प्रतीक चलते चलते एक हॉल में घुस गया था। वो चारों तरफ लगे सुंदर चित्रों को देख रहा था कि तभी एक औरत दौड़ते हुए आई और प्रतीक के सामने गिर गई। प्रतीक समझ नहीं पाया कि एकदम से क्या हुआ और तभी एक आदमी वहां पर तलवार लेकर आया और उसने उस औरत का गला काट दिया। प्रतीक डर से चिल्लाकर एक कमरे में भागा पर शायद उसके चिल्लाने की आवाज़ ने वहां हो रहे खेल में खलल डाल दिया और वो आदमी अब तलवार लेकर प्रतीक के पीछे भागा। प्रतीक भागते भागते उस औरत के मृत शरीर के पास पहुंचा और वहीं गिर गया और तभी उस औरत का कटा सर कहने लगा कि अब तू भी नहीं बचेगा, मैं भी मरी थी और तू भी मरेगा। तभी वो आदमी तलवार लेकर आया और उसने एक झटके में प्रतीक का गला काट दिया। प्रतीक की चीख ने रौनक और मानस दोनों को डरा दिया। मानस ने रौनक, विक्की और विमल को प्रतीक को खोजने के लिए कहा और खुद खजाने को खोजने में लगा रहा। रौनक प्रतीक को खोजते खोजते उस हॉल में पहुंचा तो उसने विक्की का सर देखा और विमल प्रतीक की लाश को खाने में लगा हुआ था। विक्की का धड़ रौनक का पीछा करने लगा। रौनक वहां से भागा और जल्दबाजी में सीढ़ियों से फिसल कर वो नीचे गिर गया। जब रौनक को होश आया तो उसका शरीर नोचा जा रहा था और दो भयानक औरतें उसके मांस को खा रही थी। रौनक चिल्लाना चाह रहा था पर उसकी जीभ पहले ही खाई जा चुकी थी और धीरे धीरे उसके शरीर का बाकी का मांस भी नोच लिया गया। मानस सारी घटनाओं से बेखबर तहखाने में पहुंच गया और वहां पहुंचते ही मानस की चीख निकल गई। तहखाने में कई औरतें बंधी पड़ी थी और कई लोग कोड़ों से उन औरतों को मार रहे थे और औरतें चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रही थी। मानस ने देखा कि एक आदमी कुर्सी पर बैठा है और उसके सारे आदमी, जो कि उसके शायद गुलाम थे, उसके आसपास बैठे थे और कुछ औरतों को मार रहे थे। मानस ने जब उनको आवाज़ दी तो उसके दोस्त उठे और कुर्सी पर बैठे आदमी के इशारे पर मानस को पकड़ लिया और उन्होंने उसे रस्सी से बांध दिया। मानस पर अब कोड़े बरस रहे थे और ये तब शांत हुआ जब मानस की चीख के साथ उसकी सांसें भी रुक गई। आज रात कालगढ़ के किले के पास के गांव में औरतों के साथ साथ आदमियों की चीख भी गूंज रही थी। दूसरे दिन बाहर से आए लोगों के लापता होने की खबर पूरे गालगढ़ में फैल गई थी और फिर से सरकारी आदमी आए और किले के बाहर लगे सूचना पट पर नया रंग और नई चेतावनी लिखकर चले गए। सरकार के आदेशानुसार जनता इस किले से दूर रहे, अन्यथा अपनी जान की जिम्मेदारी स्वयं जनता की होगी। राजस्थान के एक छोटे शहर में एक बावड़ी थी। पास ही में एक मजार थी। बावड़ी को घेर कर एक लोहे का दरवाज़ा लगा दिया गया था जो कि अब जर्जर हो चुका था। मजार पर कई लोग माथा टेकने आते थे पर पास वाली बावड़ी को बस बाहर से देखकर चले जाते थे। अगर कोई साहस करके झांक लेता तो पता चलता कि क्या खूबसूरती छुपी हुई थी अंदर। बाहर से छोटा दिखने वाला स्थान अंदर झांक कर देखने पर बहुत गहरा था। बहुत सारे कमरे दिख रहे थे, शायद औरतों को कपड़े बदलने के लिए या राजा को छुपाने के लिए। वैसे थी कई कहानियाँ उस बावड़ी की। कहा जाता था कि एक पूरा बारातियों का जत्था वहाँ से गुजर रहा था और उस जगह पर उनकी गाड़ी में कुछ खराबी आ गई। जब तक गाड़ी ठीक होती, बारातियों के मन में बावड़ी को घूमने की कामना हुई। सारे बाराती गाड़ी चालक को छोड़कर बावड़ी में गए बट वापस कोई भी नहीं आया। कई और कहानियाँ थी जो कि दावा करती थी कि बावड़ी से अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी। कोई कहता था कि बावड़ी उसे बुला रही है। रमन और उसके 4 दोस्त सुमित, किरण, अंजलि और इमरान, इन लोगों को महाविद्यालय से 15 दिनों की छुट्टी मिली थी। इन सारे दोस्तों को नई जगहों पर घूमना बहुत पसंद था
तो सारे दोस्तों ने सोचा कि इन 15 दिनों में कोई नई जगह घूम कर आते हैं। सुमित, जिसे रहस्यमय जगहों पर घूमने का बहुत शौक था, उसने सुझाया कि हम लोग फतेहपुर सीकरी चलते हैं। सारे दोस्तों ने सहमति दे दी। नियत तिथि को वे रमन की कार से जयपुर से फतेहपुर सीकरी के लिए निकलते हैं। रमन गूगल मैप की सहायता से गाड़ी चला रहा था, पर किसी जगह पर नेटवर्क में दिक्कत होने के कारण उन्होंने गलत रास्ता ले लिया। रात हो गई थी और सुनसान रास्ता था, तो रमन गाड़ी रोकना नहीं चाहता था, इसीलिए वो गाड़ी चलाता रहा। रमन ने बाकी दोस्तों से रास्ता भटकने की बात को छुपा दिया। पीछे सारे दोस्त गाना गुनगुनाते हुए या फिर कोई कहानी सुनाते हुए मस्ती कर रहे थे। रात के 10 बज रहे थे और तब अचानक इमरान को मजार दिखी, तो उसने सोचा कि सफ़र पर जा रहा हूँ तो वहाँ जाकर माथा टेक लूँ। उसने रमन को गाड़ी रोकने के लिए कहा और बोला, मैं अभी आता हूँ। सारे दोस्त समझ गए कि वो मजार पर जा रहा है। इमरान ने मजार पे माथा टेका और जैसे ही वो वापस आने के लिए मुड़ा, उसे लगा कि जैसे पीछे से उसे किसी ने आवाज़ लगाई। वो पीछे मुड़कर देखता है, बट उसे कोई दिखता नहीं। इमरान वापस गाड़ी में आकर बैठ जाता है। रमन कार स्टार्ट करने लगा, पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। कई बार कोशिश करने के बावजूद कार स्टार्ट नहीं हुई। सारे दोस्त गाड़ी से उतरे तो किरण को लगा जैसे वो गलत रास्ते पर हैं, क्योंकि वो पहले भी अपने परिवार के साथ फतेहपुर सीकरी जा चुकी थी। जब किरण ने रमन से पूछा तो रमन ने बताया कि हम लोग रास्ता भटक चुके हैं। सारे दोस्त एक दूसरे को शाम में निकलने के लिए कोसने लगे। इमरान ने सबको चुप करवाया और बोला कि हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हमें मदद आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। सभी दोस्त मदद के लिए इधर उधर देखने लगे कि तभी अंजलि को सामने दरवाज़ा दिखा, तो उसने सबको बोला कि उधर कुछ है, जब तक मदद नहीं मिल जाती उस जगह पर जाकर देखते हैं। सारे दोस्त घूमने के शौकीन तो थे ही, हमेशा अपने साथ टॉर्च, टेंट और ज़रूरत का बाकी सामान लेकर चलते थे। रमन ने बोला, सभी अपने अपने परिवार वालों को बता दो ताकि उन्हें पता चल जाए कि हम किस जगह पर हैं। सब ने अपने अपने घर पर बता दिया और उस दरवाजे की ओर बढ़ चले। जैसे ही रमन ने दरवाजे को खोला तो कई सारी मधुमक्खियाँ चारों तरफ फैल गई। थोड़ा अंदर रोशनी डालने पर दिखाई दिया कि बावड़ी के अंदर झाड़ फैला हुआ था। अंजलि ने सबसे कहा कि बाहर रहकर ही हम मदद का इंतज़ार करते हैं, तो इमरान ने भी सहमति दी, क्योंकि कुछ देर पहले आ रही आवाज़ उसे याद आ गई। रमन ने कहा कि डरो मत, रात का समय है, हमें मदद सुबह ही मिल पाएगी। इस समय का सदुपयोग करके हम यहाँ पर पुरानी कलाकृति को देख लेते हैं, क्योंकि लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं आता होगा। ये भी हो सकता है कि हमें कोई पुराना खजाना वजाना मिल जाए। रमन की बात सुनकर सभी लोगों ने सहमति दे दी। हालांकि अंजलि अभी भी डरी हुई थी, पर वो बाहर अकेले रुककर भी इंतज़ार नहीं करना चाहती थी। सारे दोस्त मधुमक्खियों से बचते हुए बावड़ी में प्रवेश कर गए। बाहर से बावड़ी जैसी छोटी और खंडर सी लग रही थी, अंदर से उतनी ही बेहतरीन कलाकृति का उदाहरण थी। करीब 4 मंजिलों की ये बावड़ी, जो ऊपर से देखने पर ऐसी लगती थी मानो सीधे पाताल में जाती हो। चारों दोस्त टॉर्च की रोशनी में नीचे उतरने लगे और चौथे मंजिल पर बने कमरे का निरीक्षण करने लगे। अंदर से सारे कमरे बेहतरीन चित्रकारी से भरे हुए थे, पर साथ ही में उनके ऊपर मकड़ी के जाल भी लग रहे थे। बारी बारी से चौथे मंजिल के सारे कमरे देखने के बाद वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तीसरी मंजिल के कमरों के चित्र तो ऐसे थे जैसे लग रहा था कि दुनिया के सबसे अच्छे चित्रकार की कारीगरी हो। पर तीसरी मंजिल के हर कमरे के बाहर बहुत पुराने जूते करीने से सजाकर रखे हुए थे। ये अजीब तो था, पर दोस्तों ने सोचा कि शायद राजा रानी युद्ध के समय अपनी जान बचाने के लिए बिना जूतों के भाग गए। अब सारे दोस्त दूसरी मंजिल पर आ गए। पहले कमरे में तो जब वो गए तो सभी की चीख निकल गई। सारा कमरा हड्डियों और खून के छींटों से भरा हुआ था। दूसरा कमरा तो इससे भी डरावना था। दूसरे कमरे में एक महिला का चित्र था और महिला के मुंह पर लगा हुआ था सूखा खून। बाकी कमरे भी इसी तरह के दृश्यों से भरे हुए थे। अब दोस्तों ने पहली मंजिल का रुख करा। पहले कमरे में गए तो देखा कि पूरा कमरा इत्र की सुगंध से भरा हुआ था। दूसरे कमरे में जाने पर कई लोग अदब से जमीन पर बैठे दिखे और
राजकुमारी प्रेमलता की जय का उद्घोष कर रहे थे। तभी सामने से एक महिला जो पूरी तरह सजी हुई थी और उसके पीछे कई सारी महिलाएं थी, उन्होंने भी कमरे में प्रवेश करा। गौर से देखने पर पता चला कि ये तो वही तस्वीर वाली महिला थी। सभी दोस्त ये नज़ारा छुपकर देख रहे थे और अचानक उन्हें आवाज़ आई, जैसे ऊपर वाले मंजिल से कोई नीचे आ रहा हो। पहली मंजिल में मौजूद लोग इधर उधर अजीब आवाज़ निकालते हुए भागने लगे। तभी वो सजी हुई महिला अजीब आवाज़ में गुर्राई तो बाकी लोग शांत हो गए। शायद वो प्रेतों की रानी थी। पांचों दोस्त कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, पर डर से सभी की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। कुछ देर में ऊपर वाली मंजिल से नीचे उतर रहे लोग पहली मंजिल पर पहुंच चुके थे और पहली मंजिल में मौजूद लोगों का रूप बदल चुका था और तब शुरू हुआ खूनी खेल। जब खेल खत्म हुआ तो बची थी सिर्फ हड्डियां और खून। नज़ारा देखकर सारे दोस्तों की हालत खराब हो चुकी थी। अंजलि और इमरान तो बेहोश होते होते बचे थे। अब चारों दोस्तों को वहां से निकलना था बिना उन प्रेतों की नज़र में आए, पर प्रेतों की रानी को इंसानी गंध लग चुकी थी। वो सारे प्रेतों के साथ उन दोस्तों को खोजने लगी। सारे दोस्त धीरे धीरे बाहर निकलने लगे, पर कुछ देर बाद किरण गायब हो गई। सभी लोग किरण को खोज रहे थे कि तभी किरण का धड़ सर से अलग जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। ये देखकर पूरी बावड़ी में चीख पुकार सी मच गई। बाकी बचे दोस्त बेतहाशा भाग रहे थे कि तभी इमरान को किसी ने खींच लिया और दोस्तों को हड्डियों को चबाने की आवाज़ के साथ इमरान की चीख सुनाई दी। अंजलि, रमन और सुमित किसी तरह बावड़ी से बाहर निकलना चाहते थे। तभी एक भयानक आकृति उनके सामने आ गई और रमन और सुमित को घसीटते हुए वापस नीचे ले गई। बावड़ी रमन और सुमित के दिल दहला देने वाली चीख के बाद शांत हो गई। अंजलि बेतहाशा भागते हुए बाहर निकली और एक गाड़ी से टकराकर बेहोश हो गई। सुबह के 5 बज गए थे। अंजलि को अस्पताल ले जाया गया। कुछ दिनों में वो ठीक हो गई, पर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। जब भी उससे उसके दोस्तों के बारे में पूछा जाता तो बस एक ही वाक्य बोलती, राजकुमारी प्रेमलता की जय, और हंसने लगती। जब से शिवम के पापा मयूर अपने दोस्तों के साथ गायब हो गए थे, तब से शिवम की मम्मी रेखा की मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। उन्होंने अपने घर से सारे आईने हटवा दिए थे। जब भी शिवम आईने में अपना चेहरा देखने की सोचता तो रेखा हर बार उसे चीखती हुई आईना ना देखने की सलाह देती। मासूम शिवम मम्मी की हालत देखता तो परेशान हो जाता। शिवम के पूछने पर उसके दादाजी कहते कि शिवम के पापा को आईना अपने अंदर कैद कर लिया है। शिवम से जब भी कोई उसके पापा के बारे में पूछता तो शिवम बड़ी मासूमियत से कहता, पापा तो आईने के अंदर कैद हैं। अब शिवम 21 साल का हो गया था, पर उसे अब भी यही लगता था कि उसके पापा आईने के अंदर हैं। शिवम को जब भी आईने की ज़रूरत होती तो वो मोबाइल के कैमरे या फिर दोस्त के आईने की मदद लेता। शिवम की मम्मी रेखा 10 साल से पागल खाने में थी। उनकी मानसिक स्थिति खराब होने के कारण उन्हें वहाँ पर भेज दिया गया था। आज रेखा स्वस्थ होकर घर आने वाली थी। शिवम काफ़ी खुश था। समय से पहले शिवम वहाँ पर पहुँच गया और उसने सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली और अपनी मम्मी के साथ घर के लिए निकल गया। शिवम बहुत खुश था, पर वो रेखा से वो सवाल पूछना चाहता था जो उसे 12 साल से परेशान कर रहा है, और वो उसका जवाब जानना चाहता था। दादाजी से जब भी उसने पूछा तो उन्होंने टाल दिया। शायद दादाजी उस घटना की चर्चा नहीं करना चाहते थे। रेखा अस्पताल से आकर ज़्यादा समय सोने में लगाती थी और कभी कभी रेखा के कमरे से रोने की आवाज़ आती थी तो शिवम कमरे में जाकर देखता तो रेखा सो रही होती थी। शिवम ने सोचा कि शायद मम्मी पापा को याद करके रो रही होंगी, पर अपने आंसू उसे नहीं दिखाना चाहती। धीरे धीरे शिवम की देखभाल से रेखा पूरी तरह स्वस्थ हो गई और अब वो समय आ गया था जो शिवम के सवालों का जवाब जानने का उपयुक्त समय था। शिवम ने एक दिन अपनी मम्मी को खुश देखकर अपने सवाल को पूछा तो रेखा सिहर उठी। उस रात घटी सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। पहले तो रेखा ने उसे टालना चाहा, पर आज शिवम फैसला कर चुका था सच जानने का।
और हार कर रेखा ने सच बताने का फैसला करा। ये बात आज से 12 साल पहले की है। तुम्हारे पापा अपने कुछ दोस्तों को लेकर घर आए थे। वो रात करीब 11 बजे घर आए थे। तुम उस समय सो रहे थे। तुम्हारे पापा अपने दोस्तों के साथ किसी खेल की बात कर रहे थे। वो लोग रात भर जागने की बात कर रहे थे। मुझे ढेर सारा नाश्ता और ड्रिंक बनाकर लाने के लिए कहा और मुझे सो जाने के लिए कहा। तुम्हारे पापा ने उस खेल में घटी हर घटना को समय के अनुसार एक डायरी में लिख रखा था। मैं रात में सो रही थी कि मेरी आंख सुबह के 3:30 बजे खुली। घर में बिजली गुल थी और मयूर और उनके दोस्तों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो चिल्लाकर मदद मांग रहे थे। मैं दौड़ती हुई टॉर्च लेकर उनके कमरे में गई तो देखा एक औरत जो कि दिखने में बहुत भयानक लग रही थी और जिसके बाल बहुत लंबे थे। वो गुस्से से चीखती हुई आईने की तरफ बढ़ रही थी और उसने अपने बड़े बड़े नाखून मयूर और उसके दोस्तों के गले में घुसा दिए थे और वो उन्हें घसीटते हुए अपने साथ आईने में घुसा रही थी। शिवम रेखा की बात सुनकर दहल चुका था। उसने पूरी कहानी जानने के लिए मयूर की डायरी खोजी और उसे पढ़ना शुरू करा। रात के 3 बज रहे हैं। मैं और मेरे दोस्त ब्लडी मैरी गेम खेल रहे हैं। घर की बिजली काट दी गई है। ये हमारे शोध का ही हिस्सा है। हम लोगों के सामने ये बताना चाहते हैं कि ब्लडी मैरी सिर्फ एक कहानी है। रात के 3-5 हो रहे हैं। मेरा एक दोस्त सलमान मोमबत्ती लेकर बाथरूम में आईने के सामने खड़ा होकर 3 बार ब्लडी मैरी बोलेगा। अंदर से उसकी आवाज़ आ रही है। वो बाहर आ चुका है पर कुछ नहीं हुआ। रात के 3:15 हो रहे हैं। हमने फैसला लिया है कि अब ब्लडी मैरी बोलने के साथ ये भी बोलना है कि ब्लडी मैरी तुम्हारा बच्चा हमारे पास है। रात के 3:22 मनु मोमबत्ती लेकर बाथरूम में जाकर आईने के सामने 3 बार ब्लडी मैरी के साथ ये भी बोल रहा है कि तुम्हारा बच्चा हमारे पास है। अरे ये क्या? वो बाहर आ रहा है पर उसके साथ ये कौन है? और उसने मनु की गर्दन को पकड़ रखा है। मैं बिजली को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। शिवम की डायरी पढ़कर हालत ख़राब थी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये खेल अपने दोस्तों के साथ खेल कर पापा और उनके दोस्तों को वापस ले आऊँ। शिवम अपने दोस्तों को सारी बातें बताकर अपने साथ खेलने के लिए राज़ी कर लेता है। रात को शिवम अपनी माँ को सुलाकर अपने दोस्तों के साथ रात के 3 बजने का इंतज़ार करने लगता है। रात के 3 बजते ही शिवम ने अपने पापा की डायरी में लिखी विधि अनुसार सारी तैयारी करी और अपने एक दोस्त के लाए आईने के सामने जाकर 3 बार ब्लडी मैरी बोला और साथ ही में ये भी बोला कि तुम्हारा बच्चा हमारे पास है। रेखा की नींद खुल गई और उसे आज फिर से वही पुरानी रात का अनुभव हो रहा था। बिजली फिर से गुम थी। टॉर्च लेकर रेखा भागती हुई शिवम के कमरे में गई तो उसने देखा वही औरत उसके बेटे और उसके दोस्तों को घसीटती हुई ले जा रही थी। रेखा दौड़ती हुई उस औरत को रोकने के लिए गई पर उस औरत की ताकत के आगे वो नहीं टिक पाई। इस बार की घटना ने रेखा को पूरी तरह पागल कर दिया और रेखा अब उम्र भर के लिए पागल खाने में जाकर भर्ती हो गई। प्रतीक अपने माता पिता के साथ अपने अपार्टमेंट में रहता है। वो हमेशा की तरह रोज सुबह जल्दी अपने घर से काम पर निकल जाता था और रात में 7:30 बजे तक घर आ जाता था। घर पहुंचते ही वो बहुत ज्यादा थक जाता था। रोजमर्रा की तरह प्रतीक अपने घर से खाना खाकर अपनी माँ से अलविदा लेकर ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। प्रतीक के पिता की तबीयत थोड़ी खराब थी पर डॉक्टर ने कहा था कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और कुछ ही समय पहले की बात है, प्रतीक के पिता तीसरी मंजिल से जाने वाली सीढ़ी पर बेहोश मिले थे। वो उसे बोलने की हालत में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने शायद कुछ ऐसा देखा था जिसके कारण उनकी जबान बंद हो गई थी, मानो किसी ने उनकी जीभ पर ताला लगा दिया हो। उनका इलाज काफी समय से चल रहा था। तकरीबन 6 महीने बीत चुके थे पर पहले से उनकी सेहत काफी अच्छी थी। प्रतीक अपने फ्लैट से निकलकर जैसे लिफ्ट की तरफ जाता है वो देखता है कि लिफ्ट खराब हो चुकी थी और वो काम नहीं कर रही थी। इसलिए प्रतीक सीढ़ियों से जाने का तय करता है। वो सीढ़ियों की तरफ से जैसे ही आगे बढ़ता है कि अचानक उसकी नजर उन्हीं सीढ़ियों पर जाती है जहां पर उसके पिता अधमरी हालत में मिले थे। वो तीसरे माले की सीढ़ी जो चौथे माले तक जाने का एकमात्र जरिया थी। दरअसल प्रतीक के अपार्टमेंट में
चौथे माले पर जाना मना था। शायद कुछ वर्ष पहले वहां कुछ हादसा हुआ था, जिसके कारण बिल्डिंग के मालिक ने तीसरे माले की सीढ़ी जो चौथे माले तक जाती थी, उसके बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया था कि यहाँ से ऊपर जाना मना है। पहले तो सिर्फ बोर्ड लगाया था, पर जिस दिन प्रतीक के पिता के साथ हादसा हुआ, उस दिन के बाद से वहां लोहे की रेलिंग लगा दी गई थी ताकि कोई चाहकर भी ऊपर ना जा सके। प्रतीक मन ही सोचता है, न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में उसने फ्लैट लिया था। उसके आधे से ज्यादा पैसे इस फ्लैट को खरीदने में खर्चे हुए थे। वो चाहकर भी कुछ सालों तक दूसरा फ्लैट नहीं अफोर्ड कर सकता था। प्रतीक का मन यहाँ रहने का बिल्कुल नहीं था। पहले तो उसे उस चौथे माले के बारे में बिल्कुल ही पता ही नहीं था, पर फ्लैट खरीदने के बाद जब मकान मालिक ने उसे चौथे माले के बारे में बताया तो उस प्रतीक को बहुत गुस्सा आया, पर वो क्या कर सकता था। उसने पैसे तो दे दिए थे, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाया। खैर, इन सब बातों को सोचते हुए वो ऊपर की ओर देखे जा रहा था और अपना मन वहां से हटाकर अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। शाम का वक्त था, आज काम जल्दी खत्म हो जाता है, तो वो अपनी बिल्डिंग तक आ चुका था और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। अचानक से प्रतीक के पड़ोसी मिश्रा जी उन्हें पीछे से आवाज देते हैं और उससे पूछते हैं, माँ जल्दी आया बेटा, काम खत्म हो गया क्या? हाँ अंकल। वो उनका हालचाल पूछता है और इधर उधर की बातें करने लगता है। बातों ही बातों में प्रतीक उनसे उस चौथे माले के बारे में पूछता है तो मिश्रा जी का मुंह बन जाता है। देखो बेटा, मैं तुमसे पहले आया था। देखा जाए तो मैं पिछले कई वर्षों से यहीं रह रहा हूँ। मेरे बच्चे इसी फ्लैट में बड़े हुए हैं। ऐसे साझता में कोई परेशानी नहीं हुई, पर हाँ, वहां संध्या नाम की एक लड़की का खून हुआ था। खूनी का पता नहीं चल सका था, इसलिए उसके माँ बाप ने फ्लैट को छोड़कर दूसरी जगह रहने चले गए। कुछ ही दिनों बाद पास ही के फ्लैट में रहे दंपत्ति के बच्चों के साथ कुछ हादसा हो गया। वो बच्चा बिल्कुल ही अधमरा सीढ़ियों पर मिला था। जैसे तैसे बच्चे के मुंह से आवाज निकलती है, वो लड़की, ये कहते हुए बेहोश हो गया। वो दंपति इतना घबरा जाता कि उसी रात अपने खुद के खरीदे गए फ्लैट को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे उस मंजिल के अगल बगल में रहने वाले लोगों को भी अपने फ्लैट्स को छोड़कर जाना पड़ा। सभी का कहना था कि संध्या की आत्मा शायद अभी भी वहीं है। तभी तो उस मंजिल तक जाने वाली सीढ़ी के बाद यहाँ जाना मना है का बोर्ड लगाया गया है। यहाँ तक कि लिफ्ट में भी ऐसी व्यवस्था कराई गई है कि उसे उस तीसरे माले तक जाती है। प्रतीक ने जवाब देते हुए कहा, आपको तो पता ही है अंकल, कुछ दिन पहले मेरे पापा उन्हीं सीढ़ियों के बीच में मिले थे और वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। अभी तक उनका इलाज चल ही रहा है। पहले से तो बेहतर है, फिर भी मुझे अभी जगह पर रहने में अच्छा नहीं लगता है। मैं समझ सकता हूँ बेटा, तुम्हारे दिल का क्या हाल है, पर क्या कर सकते हैं। मुझे देखो, मैं भी तो यहाँ रह रहा हूँ उन सभी बातों को भूलकर। जितना बुरी बातों को तुम भूलने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम आने वाली जिंदगी में अच्छे से रह पाओगे। ये बातें सुनकर प्रतीक को थोड़ा अच्छा लगता है और वो उन्हें नमस्ते करके अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर हाथ पैर धोकर खाना खाकर वो अपने कमरे में चला जाता है और कुछ मैगजीन्स पढ़ने लगता है। रात के तकरीबन 12 बज गए थे और प्रतीक को नींद अब भी नहीं आ रही थी। वो मैगजीन को रखकर सोने के लिए जाता है तो उसे अपनी खिड़की से कुछ आवाज सुनाई देती है, मानो कोई पायल पहनकर बहुत तेज चल रहा हो। प्रतीक थोड़ा घबरा जाता है और उठकर अपने रूम की खिड़की खोलकर आजू बाजू देखने लगता है। प्रतीक की खिड़की से चौथे माले तक जाने वाली सीढ़ी थोड़ी सी दिखाई देती थी, ज्यादा नहीं, बस नीचे का हल्का सा हिस्सा। वो देखता है कि सीढ़ियों पर कोई बैठा हुआ है। अपने सर को अपने पांव के बीच रखकर वो जोर जोर से पीट रहा है। वो शायद कोई लड़की है, शायद तकलीफ में है, शायद रो रही है। प्रतीक एकदम से चौंक जाता है। वो अपने आप से कहता है, रात के 12 बजे कौन सी लड़की है जो सीढ़ी पर रो रही है। अचानक से प्रतीक के मुंह से निकलता है, अरे ये क्या, वो रेलिंग कहाँ गई? ये लड़की वहां पर ऐसे कैसे बैठी है? कहीं ये वही आत्मा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो शायद किसी तकलीफ में दिखाई दे रही है। यही सब सोचते हुए प्रतीक अपने घर से बाहर निकलता है और सीढ़ियों की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। प्रतीक देखता है कि वो लड़की अब दीवार की तरफ अपना मुंह करके खड़ी है।
प्रतीक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उसकी नजर उसके पैरों की तरफ जाती है, क्योंकि उसका पैर ही नहीं था। उस वक्त वो लड़की हवा में उड़ रही थी, सिर्फ उसका आधा शरीर ही दिख रहा था। वो दृश्य इतना भयंकर था कि प्रतीक वहीं खड़े खड़े जम सा गया था। अचानक से बहुत ही विचित्र सी आवाज उसके कानों में गूंजने लगती है, मानो जैसे कोई बहुत जोर से चिल्ला रहा है। प्रतीक वहां से भागना चाहता था, पर वो चाहकर भी वहां से भाग नहीं पा रहा था। वो बिल्कुल एक पत्थर के बुत की तरह वहां पर खड़ा हो गया था, जिसकी ना आवाज निकल रही थी और ना ही हाथ पैर चल रहे थे। अचानक से प्रतीक जैसे तैसे हिम्मत करके जोर से अपने कदमों को हिलाता है और गिरते पड़ते हड़बड़ी में अपने घर की तरफ भागने की बजाय उस चौथे माले पे दौड़ता हुआ चला जाता है। प्रतीक देखता है कि हड़बड़ी में उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वो चौथे माले के कॉरिडोर पर आ गया था। जगह बिल्कुल ही गंदी और वीरान सी दिख रही थी। चारों तरफ धूल मिट्टी, सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। वर्षों से यहाँ पर सफाई नहीं हुई थी। प्रतीक बहुत घबरा जाता है। घबराहट में वो वापस से सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाता है, पर ये क्या, सामने तो वही आधा कटा हुआ शरीर उस लड़की का खड़ा है और इस वक्त उसका चेहरा साफ साफ दिख रहा था, जो कि बहुत भयानक था। उसका आधा चेहरा बिल्कुल गला हुआ था, शरीर पूरा सड़ा हुआ एक कड़ी सी मुस्कान के साथ प्रतीक को घूर रहा था। वो बहुत डर गया। डर के वो पागलों की तरह यहाँ वहां भागने लगा। सभी फ्लैट के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, कोई भी दरवाजा खुला नहीं था। भागते भागते प्रतीक को एक फ्लैट दिखता है जिसमें ताला नहीं लग रहा था। वो उसे खोलता है और अंदर चला जाता है और अंदर जाते ही अंदर से दरवाजा लॉक कर लेता है। प्रतीक देखता है कि वो कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था, जैसे अभी अभी ही कोई उसकी सफाई करके गया हो। उसकी उस वक्त ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो किसी बात को बड़े ही गंभीर तरीके से सोचे, और वो पहले से ही इतना परेशान था क्योंकि उसकी जान पर बनाई थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी वक्त मर सकता है। प्रतीक उस कमरे में यहाँ वहां कुछ ढूंढने लगता है। उसके मन में था कि शायद यहाँ पर कहीं से किसी भगवान की तस्वीर या कुछ न कुछ मिल जाए जिससे उसकी जान बच जाए। प्रतीक देखता है कि उस कमरे से कुछ ही दूरी पर एक और कमरा था जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला था। प्रतीक उस दरवाजे को खोलता है और अंदर चला जाता है। वो देखता है कि सामने उसी लड़की की लाश थी, जो कि बिल्कुल भी सड़ी हुई नहीं थी। वो इतना घबरा जाता है कि उस लाश को देखते के साथ ही वो गिर जाता है। उसे लग रहा था कि वो झटके से उठेगी और एकदम से उसे मार डालेगी। 3 से 4 मिनट हो गए थे। प्रतीक देखता है कि उस लाश में कोई हलचल नहीं है। रेंगते हुए हिम्मत करके वो बिस्तर के पास जाता है और बिस्तर को पकड़ के उठता है, तो देखता है कि वो लड़की 26-27 साल की लड़की होगी, जो कि बिल्कुल ही स्वस्थ दिखाई दे रही थी। शरीर पर कोई भी निशान नहीं था जिससे वो मर गई हो। वो भगवान का नाम लेता है और उस लड़की को छूता है। उसके छूते के साथ ही अचानक से उस लड़की का पूरा शरीर तेजी से सड़ने लगता है और गलने लगता है। सभी चीजें पुरानी होने लगती हैं। देखते ही देखते वो साफ सुथरा कमरा एक वीरान जंगल की तरह लगने लगता है। चारों तरफ धूल मिट्टी, एक अजीब सी बदबू आने लगती है। प्रतीक अपनी आंखें बंद कर लेता है और झटके से बिस्तर की तरफ देखता है और पाता है कि वहां कोई लड़की नहीं है। वो जल्दी से दूसरे कमरे में जाता है और दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश करता है, पर ये क्या, दरवाजा तो खुल नहीं रहा था, मानो किसी ने बाहर से ही बंद कर दिया हो। प्रतीक को 100% भरोसा हो गया था कि आज वो मरने वाला है और अब तो उसे खुद भगवान भी नहीं बचाएंगे। वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसे बहुत ही जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है। प्रतीक रूम की खिड़की से देखता है कि वही लड़की कॉरिडोर से भागते हुए अपने रूम की तरफ आ रही थी और उसके पीछे कोई एक शख्स था जिसका चेहरा ठीक से दिख नहीं पा रहा था। वो देखता है कि वो लड़की भागते हुए उस वाले कमरे में चली जाती है जहां पहले प्रतीक गया था। उसके पीछे पीछे वो शख्स भी उसके पीछे ही आता है उस कमरे में, और वो उसका गला दबा रहा होता है। वो दृश्य इतना असल मालूम पड़ रहा था कि प्रतीक उस लड़की को बचाने के लिए पास ही गिरे के चेयर को उठाकर उस शख्स पर वार करता है, पर वो चेयर उसके शरीर से आर पार हो जाती है। प्रतीक शख्स को उस लड़की का बेरहमी से गला दबाकर उसे जान से मारते हुए देखता है, और यही नहीं,
वो उसके शरीर को एक बड़ी सी चाकू की सहायता से पूरा आधा काट देता है। वो दृश्य इतना भयानक था कि प्रतीक बिल्कुल बेसुध हो जाता है और उसका सर घूमने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है। वो देखता है कि वो शख्स खिड़की से कूदकर बगल वाले फ्लैट पर चला जाता है। प्रतीक को काफी आश्चर्य होता है। उस फ्लैट का नंबर 20 था। अचानक से उसके दिमाग में खटकता है, जब प्रतीक नया नया इस फ्लैट में रहने आया था तो मकान मालिक सिन्हा साहब एक बार उसके घर आए थे। घर में काफी अच्छा माहौल था। सभी लोग बात कर रहे थे और उसके घर वाले उस मकान के बारे में पूछ रहे थे। मकान मालिक बखूबी से अपने मकान के बारे में बता रहा था। प्रतीक को याद आता है कि बातों ही बातों में सिन्हा साहब कहते हैं वो भी पहले इसी फ्लैट में रहते थे, सी विंग 20 नंबर, पर कुछ कारणवश अब वहां नहीं रहते। उन्होंने दूसरी जगह अपना एक नया फ्लैट ले लिया था। प्रतीक अपने मुंह पर हाथ रख देता है और सोचने लगता है, क्या सिन्हा साहब ने उस लड़की का खून किया था? पर वो क्यों मारेंगे? वो तो उम्र में भी उनसे काफी कम थी। प्रतीक ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर फिर से कमरे की तरफ पड़ती है, जो कि अब बिल्कुल जंगल जैसा दिख रहा था। प्रतीक कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों की तरफ जाता है और नीचे देखता है तो वहां पर वो कटी लाश नहीं दिखती। वो धीरे धीरे उतरकर अपने घर तक पहुंचता है और उसकी जान में जान आती है कि वो ठीक है। मैं आपको बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा था कि वो उस आत्मा से बच निकला। साथ ही साथ प्रतीक को इस बात का भरोसा भी हो रहा था कि उसे जानबूझकर ही वो सब दृश्य दिखलाया गया था ताकि उसे उस लड़की की मौत के बारे में पता चल सके। 3:30 बज रहे थे जब तक वो घर पहुंचा था। प्रतीक सारी रात सोया नहीं था। सुबह जल्दी जल्दी उठकर वो मिश्रा जी के पास जाता है और देर रात हुई घटना के बारे में बतलाता है। मिश्रा जी सर पर हाथ रख लेते हैं और प्रतीक को कुछ बतलाने लगते हैं। कुछ वर्ष पहले जब चौथे माले में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, सभी लोग बहुत अच्छे से रहते थे। एक रोज की बात है, गुप्ता फैमिली ने अपनी लड़की के बर्थडे पर पार्टी रखी थी। बहुत सारे लोग आए थे। उनकी लड़की संध्या के दोस्त और रिश्तेदार उस पार्टी में आए थे। बहुत ही चहल पहल थी। बर्थडे बहुत ही शोर शराब धूमधाम से करा गया था। उस रोज सिन्हा भी पार्टी में आया था और बीच पार्टी में उसकी संध्या के साथ कुछ कहासुनी हो गई थी। संध्या का कहना था कि सिन्हा साहब उसकी ड्रिंक में कुछ मिला रहे थे। सभी लोगों को बहुत ही हैरानी होती है और वो बुरी निगाह से उन्हें देखते हैं, पर सिन्हा साहब बोलते हैं कि आजकल के बच्चों का दिमाग उल्टी सीधी बातों में बहुत लगा रहता है। वो खुद ही ऐसे माहौल में जी रहे हैं जिसकी वजह से उनका दिमाग उन्हें ये सब बोलता है। वो सामने वाले को वैसा ही देखते हैं जैसे असल जिंदगी में वो खुद हैं। उसका इशारा संध्या की ओर था और उसके दोस्तों की तरफ। वो संध्या से कहते हैं कि वो खुद बुरे स्वभाव की है और उसे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। यहाँ तक कि आज की जनरेशन वो सारी फालतू हरकतें करती है जो पहले जमाने के लोग बिल्कुल नहीं करते थे। ये बात सुनते के साथ ही संध्या का गुस्सा मानो सातवें आसमान पर था। उसने सबके सामने सिन्हा साहब को दोष देते हुए कहा कि वो अपनी गलती क्यों छुपा रहे हैं। उनके मन में खोट है और उनकी नजर भी खराब है, तभी तो उसकी ड्रिंक में कुछ मिला रहे थे। संध्या के माता पिता उसे समझाते हैं कि शायद उसे किसी बात की गलतफहमी हुई होगी, इसीलिए वो शांत रहे। सिन्हा पार्टी छोड़कर बीच में ही चला जाता है। मिश्रा जी कहते हैं, मुझे इतना ही पता है, इसके अलावा मैं वो कुछ नहीं जानता। तुम जो कह रहे हो वो सच भी हो सकता है बेटा। मुझे वो आदमी पहले से ही चालबाज और कपटी लगता था। मुझे संध्या बेटी पर पूरा भरोसा था। वो झूठ नहीं बोल रही थी क्योंकि वो एक अच्छी लड़की थी। मिश्रा जी संध्या के माता पिता को फोन करके बुलाते हैं। गनीमत थी कि मिश्रा जी के पास जो संध्या के माता पिता का पुराना नंबर था वो अभी तक चालू था, जिसके कारण उनका उन लोगों से संपर्क हो पाया था। वो उन्हें जल्दी से मिलने के लिए उन्हें घर बुलाते हैं। अगर हम सुबह सुबह संध्या के माता पिता मिश्रा जी के घर जाते हैं और मिश्रा सारी बात उन्हें बतला देते हैं। संध्या की माँ फूट फूट कर रोने लगती है। संध्या के पिता भी उदास हो जाते हैं और वो बोलते हैं, अगर प्रतीक की बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो सिन्हा को उसके पाप की सजा जरूर मिलेगी। उसने बहुत ही गलत किया। संध्या के माता पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं और वापस से संध्या का केस रीओपन करवा देते हैं और कहते हैं वो सिन्हा
से उसके बारे में पूछताछ करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बेटी की हत्या सिन्हा ने करी है। सिन्हा को उसके घर से अरेस्ट किया जाता है। वो पागलों की तरह संध्या के माता पिता पर पुलिस स्टेशन में चिल्ला रहा था कि उसकी लड़की खराब थी और वकीलों की दोष देने लगता है, पर पुलिस स्टेशन में कुछ डंडे खाने के साथ ही सारी सच्चाई वो खुद उगल लेता है। सिन्हा सारी बातें खुद बोलता है और वो कहता है उस दिन पार्टी के बाद जब संध्या को उस पर शक हो गया था, एक बार संध्या ने उसे ड्रग्स की अदला बदली करते हुए उसी के घर में किसी आदमी के साथ देख लिया था। वो वहां से तुरंत भाग गई थी। मैंने बहुत वेट किया कि मुझे बस ऐसा दिन मिल जाए जब मैं उसे ठिकाने लगा सकूं, और ऐसा दिन आता भी है। उस दिन पूरी बिल्डिंग ही खा रही थी। सभी लोग बिल्डिंग की एनिवर्सरी मना रहे थे और नीचे बड़े से हॉल में जमा होकर पार्टी कर रहे थे। उसी वक्त मैंने संध्या को अकेले में समझाने की कोशिश करी, पर वो मुझे ही धमका रही थी कि वो मेरा भांडा फोड़ देगी और मुझे पुलिस के हवाले जरूर करेगी। मेरे लाख समझाने पर भी वो नहीं मानी। मैंने उसे मारने की कोशिश करी, पर वो वहां से भाग निकली और भागते हुए अपने कमरे में आ गई। मैंने वहीं पर उसका गला दबाकर उसे मार डाला। बड़ी चालाकी से मैंने उसका कत्ल करा कि पुलिस को मेरी उंगलियों के निशान तक नहीं मिले थे। उस कत्ल को दिखाने के लिए मैंने उसका शरीर आधा काट दिया। मैं पुलिस और बाकी सभी को गुमराह करना चाहता था और ये दिखाना चाहता था कि ये काम जरूर किसी पागल सीरियल किलर का है, ताकि किसी को शक न हो कि ये किसी मामूली इंसान ने किया है। संध्या के माता पिता बहुत ही उदास थे और साथ ही साथ खुश भी थे कि उनकी बच्ची के कातिल का पता चल गया। सिन्हा को उसके किए की सजा दी गई, आजीवन कारावास। संध्या के माता पिता प्रतीक के घर आते हैं और संध्या की माँ प्रतीक के पांव पड़ने लगती है, उसे शुक्रिया अदा करने लगती है। प्रतीक उन्हें उठाकर अपने गले लगा देता है और कहता है अपनी शर्मिंदा ना करें, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मुझे भरोसा है कि उसकी आत्मा को अब शांति मिल रही होगी। संध्या के माता पिता संध्या के कमरे में चले जाते हैं और उसके कमरे को खोलते हैं, जो कि बिल्कुल ही गंदा था। चारों तरफ धूल मिट्टी गंदगी भरी पड़ी थी। संध्या की माँ ने सारे कमरे को साफ करना शुरू किया और शाम तक संध्या का कमरा बिल्कुल पहले जैसा कर दिया, मानो उस घर में वापस जान सी डाल दिया उन्होंने। संध्या की माँ तय करती है कि वो वापस से अब इसी घर में रहेंगी और उस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। कुछ ही दिनों बाद धीरे धीरे आसपास जितने फ्लैट खाली थे वहां पर नए लोग आ रहे थे। अब चौथे माले पर वैसा कुछ भी नहीं था जैसा पहले हुआ करता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा।